वर्ल्ड वॉर टू और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाता है, जिसके बाद इंडिया में कुछ फॉरेन कंपनीज और एक शालीमार पेंट ही बचता है पेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज में से। उन दिनों चार दोस्त मिलके एक गैरेज में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं पेंट मैन्युफैक्चर करने की। और 1952 में उन दिनों में ये कंपनी 23 करोड़ की सेल करती है और 1962 में वो इंडिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बिजनेस के बारे में, कैसे उन्होंने अपने आप को डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपेंड किया। इसके बाद हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। और इसमें मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप अपनी इन्वेस्टेड कंपनीज के बारे में पता कर सकते हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एशियन पेंट्स के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें बताऊंगा। अगर आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं एशियन पेंट्स के बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की। तो डेकोरेटिव पेंट वही होता है जो नॉर्मल पेंट हम घरों में यूज करते हैं। तो एशियन पेंट्स का डेकोरेटिव मार्केट सेगमेंट में 55% का मार्केट शेयर है। मींस अगर 100 रुपये का पेंट बिकता है तो उसमें से 55 रुपीज़ का पेंट एशियन पेंट्स का सेल होता है। इसमें इनका बिजनेस का सक्सेस के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न निकल के आता है। वो है कि 1950s का दौर था जब पेंट इंडिया में बिकता था। तो उस टाइम पे लोग जब भी पेंट खरीदने जाते थे तो वो अपने घर के आसपास जो भी पेंटर होता था उसको बुला लेते थे अनऑर्गेनाइज मार्केट में। तो वो आके घर पे अपना पेंट लेके आता था और पेंट करके चला जाता था। तो एशियन पेंट ने सोचा कि हमें वही सोच को बदलना है, तो हमें पेंट को एक कॉमोडिटी से चेंज करके एक ब्रांड बना के कस्टमर्स के सामने लेके आना है। तो इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने कस्टमर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकाल के ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना स्टार्ट किया। और अब आज के टाइम में जब भी हम पेंट खरीदने जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि हमें कौन सी कंपनी का पेंट खरीदना है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पेंट्स के बारे में। अगर इंडिया में 100 रुपीज़ का पेंट बिकता है तो 25 रुपीज़ का पेंट इंडस्ट्रियल पेंट्स के रूप में बिकता है। इंडस्ट्रियल पेंट्स जो पेंट कार कोटिंग, इसके अलावा मेरीन कोटिंग और इसके अलावा पैकेजिंग कोटिंग में यूज़ होता है। तो दोस्तों एशियन पेंट्स ने देखा कि जब 1970s के बाद इंडिया एक्सपेंड कर रहा था तो इंडस्ट्रियल पेंट्स में बहुत बड़ा एक गैप था। वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर नहीं था जो कि इंडस्ट्रीज को एक अच्छा पेंट सप्लाई कर सके। तो उस टाइम पे एशियन पेंट्स ने उन चीज़ों को टारगेट करना स्टार्ट किया और अपने आप को इंडस्ट्रियल पेंट सेक्टर में काफ़ी एक्सपेंड किया। आज भी अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो आज भी 30 to 35% इंडस्ट्रियल पेंट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो यहाँ पे अभी भी एशियन पेंट्स के पास एक्सपेंशन करने की और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी अगर एशियन पेंट्स का इतना बड़ा शेयर है तो ऑटो सेक्टर जो कि अपना डाउन है उसका एशियन पेंट्स के ऊपर क्या असर होगा, वो भी हम आपको बताएंगे पर वीडियो के एंड में। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अभी तक जो मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि पास्ट में एशियन पेंट ने अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया, कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाया। लेकिन हर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है कि उसकी कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाली है और कहाँ कहाँ पे वो टारगेट कर रही है कस्टमर्स को। तो अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूं तो अभी वो अपना पूरा ध्यान होम इंप्रूवमेंट सेक्टर पे निकाल रहे हैं। तो होम इंप्रूवमेंट सेक्टर में भी अभी तक मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और एशियन पेंट्स हमेशा ट्राई करता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करे। तो एशियन पेंट्स फुल सॉल्यूशन देने का ट्राई कर रहा है कि अगर उसकी किसी को अपना घर बनाना है तो उसको किचन से लेके बाथरूम से लेके सब सॉल्यूशन एक जगह पे मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आपको जो भी फाइनेंशियल्स बताता है तो आपको सीधा डेटा बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा डेटा रेलेवेंट होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कौन सी इंडस्ट्री में, और वो आपको कैसे देखना चाहिए। तो अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला प्रोडक्ट, वो जो सेल कर रहा है कस्टमर्स को, उसकी डिमांड कैसी आने वाले टाइम में। दूसरा रॉ मटेरियल, कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसको बनाने में रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है और उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है या कम होने वाला है।
तो ये दो चीज़ों का अगर एक कंपनी ध्यान रखती है और अपने आप को सही तरीके से दोनों चीज़ों को मेंटेन करके आगे बढ़ती है तो उस कंपनी के मार्जिन्स अच्छे रहते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ता है और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। इसके अलावा अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो उनका एक्सपेंस भी वैसे वैसे करके बढ़ता रहा, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट था एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स उनका कांस्टेंट रहा। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो इन्होंने अपना मार्जिन हमेशा कांस्टेंट रखने का ट्राई किया है, जो कि हर कंपनीज, अच्छी कंपनीज अपने मार्जिन को हमेशा कांस्टेंट रखती हैं। तो इन्होंने हमेशा अपने मार्जिन को 15% से ऊपर मेंटेन करने का ट्राई किया है। ये तो मैंने बात की एशियन पेंट्स की पुरानी सेल्स और उनके पुराने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर, एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा यही सोचता है कि आने वाले टाइम में कंपनी की सेल्स कैसी रहेगी और उनके मार्जिन कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमें सेल्स के बारे में प्रिडिक्ट करना है किसी कंपनी का, तो हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में देखना चाहिए। जैसे कि एशियन पेंट्स के केस में उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका मेन प्रोडक्ट है डेकोरेटिव पेंट। तो डेकोरेटिव पेंट की डिमांड कहाँ से आती है, उसके 3 या 4 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जैसे कि पहला, हाउसिंग सेक्टर। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले टाइम में वो हाउसिंग फॉर ऑल करने वाले हैं, वो सबको अपना घर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर घर की डिमांड बढ़ेगी तो पेंट की डिमांड बढ़ेगी। वैसे ही सेकंड ग्रोथ ड्राइवर होता है रियल एस्टेट की ग्रोथ। अगर किसी कंट्री में रियल एस्टेट अच्छे टाइप से ग्रो कर रहा है तो पेंट की ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ेगी। वैसे ही थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर होता है जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी किसी कंट्री की तो पेंट की ग्रोथ हमेशा आगे बढ़ेगी। अगर हम पुराने डेटा की बात करें, अगर कोई कंट्री X% से ग्रोथ करती है तो उसका पेंट इंडस्ट्री हमेशा 1.5% X से ग्रोथ करता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ेगी, और अगर इंडिया की जीडीपी 6 या 7% से बढ़ती है तो पेंट इंडस्ट्री 10% से ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पेंट सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल पेंट का, तो वैसे ही अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी होने वाली है कंट्री की, ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है कंट्री का, तो इंडस्ट्रियल पेंट की ग्रोथ भी अच्छी होने वाली है। तो अगर आप एशियन पेंट्स की सेल्स को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का और आप सोच रहे हैं कि इसमें सेल्स कैसी रहने वाली है, तो आप ये फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी सेल्स आगे बढ़ सकती है एशियन पेंट्स की। ये तो हुई सेल्स की बात, लेकिन जब भी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अपना रॉ मटेरियल की कॉस्ट। जब भी आप किसी कंपनी के मार्जिन्स को प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप देखें कि उस कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट कहां से आती है और उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने के कितने चांसेस हैं। जैसे कि एशियन पेंट्स के केस में पेंट बनाने के लिए हमें मेनली 2 रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। पहला क्रूड ऑयल, दूसरा TiO2। तो अगर ये दोनों की कॉस्ट बढ़ती है तो एशियन पेंट्स के मार्जिन्स पे सीधा असर पड़ता है। तो अगर हम आने वाले टाइम में मार्जिन्स को प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्रूड का प्राइस कैसे बढ़ने वाला है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो इनके मार्जिन्स कम होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल से निकलता है। तो दोस्तों करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम किसी पेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि ये सारा क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो अगर इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा और इनका मार्जिन और कम होगा। तो पीई के मामले में एशियन पेंट्स थोड़ा सा महंगा शेयर है अगर हम उसको दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं। तो अब बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बाद कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें एशियन पेंट्स के बारे में जो आपको एज ए इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे। एशियन पेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है वो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे बना हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी हैं, सेंट्रल इंडिया में भी हैं और साउथ इंडिया में भी हैं, जिससे कि इनको फ़ायदा होता है ट्रांसपोर्टेशन में। क्योंकि पेंट की डिमांड हर जगह पे होती है तो इनको ट्रांसपोर्टेशन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा बचता है, जिसमें ये दूसरों के बजाय अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ते दाम में बेच सकते हैं और इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल के आता है। दोस्तों हर बिजनेस एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जाता है और जब हर बिजनेस सैचुरेट होता है तो उनको इनोवेट करना पड़ता है, उनको नए प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। वैसे ही पेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट पूरा सेक्टर अभी सैचुरेट हो चुका है और एशियन पेंट्स ने उस सैचुरेशन से बचने के लिए अपने आप को होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है।
तो इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि वो सेक्टर कैसे ग्रो करता है, और अगर वो अच्छे से ग्रो करता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता तो एशियन पेंट्स को कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट जो एशियन पेंट्स के बारे में है वो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको सुन के हैरानी होगी कि एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये टियर 1 सिटी से लेकर टियर 2, टियर 3, टियर 4, इसके अलावा विलेजेस तक फैला हुआ है। इससे एशियन पेंट्स को फ़ायदा क्या होता है कि जब भी उनको कोई नया प्रोडक्ट निकालना होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू वो डायरेक्ट कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं और उनको जल्दी फीडबैक मिलता है, जिसका यूज़ करके वो प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उसको पुश कर सकते हैं। हमने पूरी वीडियो में ये तो बात की कि अगर नए घर बनेंगे तो पेंट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि अगर मेरे घर पे पहले पेंट हुआ था तो मैं दोबारा भी तो पेंट करवा सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं रीपेंटिंग, और पेंट इंडस्ट्री में रीपेंटिंग से भी बहुत सारा पैसा निकल के आता है। क्योंकि अगर मैं डेटा की बात करूं तो इंडिया में अभी तक 1.3 kg पर कैपिटा पर ईयर पेंट की कंजम्पशन होती थी, जो कि अभी रिसेंटली बढ़ के 3.53 kg पर कैपिटा पर केजी हो गई है। और अगर मैं उसको वर्ल्ड एवरेज से बात करूं तो वर्ल्ड एवरेज इसकी 5 kg है। तो अभी भी यहाँ पे डिमांड में इंप्रूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि एक इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, और सही इन्फॉर्मेशन तभी आती है जब हम पॉजिटिव की बात भी करें और नेगेटिव की बात भी करें। तो पहला नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। जैसे कि हम हर वीडियो में बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी डाउन है, तो उसका इम्पैक्ट पेंट इंडस्ट्री को भी पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनका काफ़ी सारा पेंट इंडस्ट्रियल पेंट में निकल के जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ होता है। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड कम रहेगी तो इनके पेंट की डिमांड भी कम होगी, तो इनकी सेल्स में फ़र्क पड़ेगा। सेल्स में फ़र्क पड़ेगा तो इनके प्रॉफिट्स में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स कैसे परफॉर्म करता है। सेकंड पॉइंट निकल के आता है अपना मटेरियल कॉस्ट से। जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल्स में बताया था कि एशियन पेंट्स का 50% कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल से में निकल जाता है। तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि क्रूड ऑयल, वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, और जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उनका प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है। जैसे कि क्रूड के केस में तो क्रूड का प्राइस कभी $100 पर बैरल पे चला जाता है, कभी 40 या कभी 50 पे चला जाता है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को लेके थोड़ा फिक्र होती है कि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो एशियन पेंट्स के प्रॉफिट और उनके मार्जिन पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। तो अगर मैं इनको उसके पीयर से कंपेयर करूं तो मुझे थोड़ा सा एशियन पेंट्स कॉस्टली लगता है। चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। पेंट इंडस्ट्री थोड़ी सी लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से अभी कुछ बड़े प्लेयर्स, नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। जैसे कि JSW अभी रिसेंटली पेंट इंडस्ट्री में एंटर किया। तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा कि वो कैसे एशियन पेंट्स को कंपटीशन देता है। अगर बड़े कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री में आते हैं तो एशियन पेंट्स कैसे परफॉर्म करता है। छोटा सा इनिशिएटिव है ताकि इन्वेस्टर्स तक एक सही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन सिंपल तरीके से पहुंचे, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हो सके। हम यहाँ पे आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।